हाय एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से मेरे दोस्तों मैं हर एक वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप सभी को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके पेपर के अकॉर्डिंग। तो देखना ना भूले, एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारे क्वेश्चन को आप लोगों को कवर कर लेना है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि भक्ति के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। तो भक्ति ने एक प्योर देहाती थी, याद रखना। भक्ति ने आ जाने से महादेवी वर्मा कैसे देहाती हो गई। तो भक्ति देहाती थी और सेविका के रूप में आने से महादेवी का खाना पहनना देहाती ढरे का हो गया। जैसे देहाती में माड़ भात, आलू चोखा, दाल भात दिया जाता है, इसके देख रेख में मेरे दोस्तों पूरी तरह से हमारा महादेवी वर्मा है वो देहाती हो गई। भक्ति ने देहाती भक्ति ने देहाती खाने की विशेषता बताई। क्या मेरे भाई, बताकर उसने उनके खाने की आदत बदल डाली। वो पहले जो खाना खाती थी उसको बदल दिया, क्योंकि देहाती में हम सभी को पता है कि आखिर हम लोग देहाती में क्या खाते हैं। इसके कारण लेखिका को रात में मकई के दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ा, बाजरे के तिल मिलाकर भुने हुए खाने पड़े और ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खाने पड़ी। कभी खिचड़ी खाते थे तो कभी लापसी खाते थे। उसकी बनाई हुई सफ़ेद महुए भी लापसी को संसार से श्रेष्ठ हलवे से अधिक स्वादिष्ट मानकर खाना पड़ता था। और मेरे दोस्तों जो हमारा भक्तिन थी, भक्तिन कहते हैं मेरे भाई जो महादेवी वर्मा है उसको मैंने प्योर देहाती बना दिए। और जो सफ़ेद महुए होती थी उसको लापसी, इतना सुंदर मैंने लापसी बनाया कि संसार के सर्वश्रेष्ठ हलवे से भी स्वादिष्ट मानकर खाना पड़ा। कहता है कि भक्ति ने लेखिका को देहाती भाषा और कहावतें भी सिखा दी। अब हमारा जो भक्ति ने लेखिका को, जो महादेवी वर्मा है, भक्ति ने महादेवी वर्मा को पूरी तरह से मेरे दोस्तों क्या सिखा दिया, देहाती में कैसे रहना है, खाना है, पीना है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा देहाती भाषा भी सिखवा दिया और कहलावा दिया। इस तरह महादेवी वर्मा पूरी तरह से देहाती बन गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। क्वेश्चन 2 पूछा गया था कि जीजा ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। तो कहता है मेरे भाई जो हमारे जीजा है वो कहते हैं क्या, सुनिएगा। कहते हैं जीजा ने, जो हमारे जीजा है मेरे भाई, जीजी ने लेखक को बताया कि देहाता से कुछ मांगे जाने से पहले उसे कुछ चढ़ाना पड़ता है। मतलब कभी कभी कुछ मांगते हैं तो हमें कुछ चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। किसान भी 30-40 मन गेहूं पाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं की बुनाई करते हैं। बिल्कुल भाई, किसान भी 5-6 मन गेहूं, मतलब 5-6 कुंटल गेहूं प्राप्त करने के लिए, चावल प्राप्त करने के लिए 3-4 सेर गेहूं की बुनाई करते हैं। इंद्रसेना पर भी यही बात लागू होती है। जो हमारे इंद्रसेना है उन पर भी ये बात लागू होता है। इंद्र वर्षा के देवता है। इंद्र जो है वर्षा के देवता है। इंद्रसेना को पानी देने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और बदलने में झमाझम वर्षा करते हैं, ठीक है। बदले पे झमाझम क्या करते हैं मेरे भाई, वर्षा करते हैं। एक प्रकार से इंद्रसेना पर पानी फेंकना वर्षा जल की बुवाई है। इस तरह पहले कुछ त्याग करो फिर उसको पाने के लिए आशा रखो। जैसे आप लोग अभी मेहनत किए और रिजल्ट में आपको पूरा सफलता मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का एक कारण कैसे बनती रही। क्या यह स्थिति आज भी है। चलिए सर देखता हूँ भाई क्या बताता है। तो बताएंगे सर, भारतीय समाज में, जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय समाज में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है। जैसे हम लोग जाति पात बोलते हैं ना भाई, जात पात की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो उसका जातिगत पैतृत्व पैसा ना हो, पैसा का मतलब होता है टाका नहीं भाई, यहाँ पे पैसा का मतलब होता है कि क्या काम कर रहे हैं, इसको हम लोग पैसा बोलते हैं। भले ही वह उसमें पारंगत हो, यदि वह पैसा उसके लिए अनुपयुक्त हो अथवा अपर्याप्त हो तो उसके सामने भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाती है। इस तरह से मान के चलिए मेरे दोस्त, किसी भी लोग के सामने, किसी भी लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो वो लोग क्या हो जाएंगे मेरे भाई, याद रखना भुखमरी से जूझना पड़ेगा उनको, है ना। इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा में बेरोजगारी का भी एक प्रकार कारण बनती है। तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन को आप लोग शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है मेरे दोस्तों, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुकोट में छिपी क्रूरता की कविता की विवेचना कीजिए। चलिए सर बात करते कैमरे में बंद अपाहिज, है ना भाई। कहता है क्या
याद रखिएगा, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्ष कविता में संचालक अपंग है। हम सभी को पता है कि इसमें हमारा अपंग के बारे में ही बताया गया। तो अपंग को लोकप्रिय एवं बिकाऊ बनाना है, वह उसकी अपंगता बेचता जाता है। अतः कार्यक्रम काफ़ी रोचक बने, इसलिए वह करुणा दिखता है। आगे कहता है कि परंतु उसकी जो करुणा है एकदम बनावटी है, इसमें क्रूरता छिपी हुई है। संचालक द्वारा अपरिचित अपाहिज से बार बार पूछा जाता है कि क्या आप अपाहिज है? अपाहिजपन से कितने दुखी होता है। जैसे कोई अपाहिज है और अगर हम उनसे पूछे क्या आप अपाहिज है तो कितना दुखी होता है वो व्यक्ति, है ना। वही कह रहा था कि अपाहिज होना कैसा लगता है। इस तरह के प्रश्न पूछना उनकी संवेदनशीलता को प्रकट करता है। आप किसी को मान के चलिए हाथ नहीं है, उसको हाथ से बोलिएगा कि अगर आपका हाथ नहीं है तो आपको कैसा महसूस हो रहा, तो उसको कहीं ना कहीं दुख पहुंचेगी, है ना। तथा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम कारोबार दबाव के कारण संवेदन रहित एवं क्रूरता वाले होते हैं। याद रखना, ये एक क्वेश्चन आते हैं सर, छोटा मेरा खेत। याद रखना क्या मेरे भाई, याद रखना है कि छोटा पूछा गया है कि छोटा मेरा खेत कविता से कवि ने खेत का समय चोकरो पन्ने से किस प्रकार बांधा है। आइए सर बात करता हूँ खेत मेरा छोटा। कहता है मेरे दोस्त कि कवि उमाशंकर जोशी, पाठ और उसका जो लेखक है उसको याद रखना है कि कोई 3 क्वेश्चन आपके पेपर यहाँ से टपकेगी। कवि जयशंकर जोशी छोटे चौकोरों खेत के कागज का पन्ना कहते हैं। जैसे छोटा कागज है तो हमारा उमाशंकर जोशी कहते हैं कि ये खेत नहीं है, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पूरी तरह से एक छोटा सा खेत है। ठीक है। कहता है कि कवि अपनी इस भावना द्वारा यह बताना चाहता है कि कवि का कार्य भी एक किसान के कार्य के समान ही होता है। बोलता है कि जिस तरह से किसान लोग मेहनत करते हैं खेती में, खेत में जा करके, इसी तरह से एक कविता को लिखने के लिए कवि को कड़ी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। कहता है आगे सामने कि कविता रचना करना खेती की तरह की श्रम साधन कार्य है। जिस तरह से खेतों में लोग काम करते हैं, इसी तरह से कविताओं को भी लिखने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। कागज के पन्ने और खेत के आकार में भी समानता है। जैसे बुआई, अंकुरन और पौधे पनपने तथा फल फूल देने में, ये हमारा खेत का काम है। बुआई करो, अंकुरन होगी, पौधे के पनपेंगे, पौधा निकलेंगे, फल फूल मिलेंगे। इसी तरह से भाव यह है कि कविता भी शब्दों में भाव के बीजों द्वारा ही अंकुरित होती है, कल्पना के सहारे विकसित होती है। अपने रूप, रंग, सौंदर्य तथा भाव प्रसार और आनंद के प्रस्फुटन से सर्वकालिक होती है। उस रचना का आनंद सर्वदा लिया जा सकता है। जिस प्रकार अपनी खेत की उन्नति को देख किसान हर्षित होता है, उसी प्रकार कवि की चौकोरे पन्ने पर लिखी रचना के भाव संदेश को देखकर प्रसन्न होते, खुश होते हैं। तो ये था मेरे दोस्तों छोटा मेरा खेत। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये स्टेटमेंट को आप लोगों को देखकर समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि आपके पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त। अब आपके सामने कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे प्यारे, मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कहता है कि भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है। भारत का पहला समाचार वाचक जो है मेरे दोस्तों हम लोग देवर्षि नारद को मानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सेत्र हो जाएगी। धरती और देवलोक के बीच संवाद के लिए कौन थे। तो संवाद के लिए जो थे उनका नाम था मेरे दोस्तों नारद। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। महाभारत के युद्ध का विवरण सुनाया था। अच्छा, महाभारत का जो युद्ध हुई थी उसका विवरण आखिर सुनाया था कौन। संजय ने। क्या मेरे भाई, संजय ने। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। देवर्षि नारद का वाद्यंत्र था, जो हमारा देवर्षि नारद है इसका वाद्यंत्र कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वो हमारा वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि यहाँ तक आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं सर निराला जी, जो हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हम सभी को अच्छी तरह से पता है किसके बारे में मेरे दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम अच्छी तरह से पता है कि वह किस प्रकार का कवि है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस प्रकार का कवि है तो आप बोलेंगे सर छायावादी कवि है ना। अगला क्वेश्चन, फिराक गोरखपुरी का मूल्य नाम था। जो हमारा फिराक गोरखपुरी है इसका मूल्य नाम क्या है तो बताएंगे सर रघुपति साय। क्या नाम है मेरे भाई, रघुपति साय। क्वेश्चन नंबर 23 में लौटते हैं सर।
धान के खिला को क्या कहते हैं? धान का जो खिला होती है उससे हम लोग लावे कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? लावे कहते हैं सर। छोटा मेरा खेत कविता में किस तत्व की प्रधानता है? 24। तो बताएंगे सर 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगी बी, काल्पनिक तत्व की। इन ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सर बच्चे क्या जयकारा लगाते थे? जो बच्चा है वो क्या जयकारा लगाते थे? बोल गंगा मैया की जय, बोलता था ना, बोल गंगा मैया की जय। अगला से चार्ली की फिल्में किस पर आधारित था? जो चार्ली का फिल्म है आखिर वो किस पर आधारित है? भावनाओं पर। किस पर है भाई? भावनाओं पर है। चार्ली का पिता कौन था? अब 27 पूछा गया। चार्ली के पिता यहूदी परिवार के थे। कहाँ मेरे भाई? यहूदी परिवार के थे। हमारा वतन तो जी लाहौर है, यह कथन किसका है? 28 में इसका कथन था हमारा सिख बीबी का। किसका था मेरे भाई? सिख बीबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। शिरीष के फूल को किस भाषा में कोमल माना जाता है? जो हमारा शिरीष का फूल है, क्वेश्चन नंबर 29 है, शिरीष के फूल को किस भाषा में कोमल माना जाता है? तो बताएंगे सर संस्कृत भाषा में। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा किसका आधार नहीं होना चाहिए? जाति प्रथा आखिर किसका आधार नहीं होना चाहिए? श्रम विभाजन का। अरे भाई जब भी हम लोग लेबर को लगाते हैं तो कभी हम लोग देखते हैं कि कौन किस जाति का है। इस तरह कहा जाता है मेरे भाई कि श्रम विभाजन में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता है सर कि टेलीफोन आपसे पूछा गया है। टेलीफोन, इंटरनेट, इसके बाद हमारा फ्लैक्स समाचार रेडियो, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। इसको ध्यान से देखना है, समझना है, फिर उत्तर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है, आखिर किसका माध्यम है? तो संचार और जनसंचार का। क्या बताएंगे मेरे भाई? संचार और जनसंचार का सर। अगला है सर संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो बताएंगे सर चर धातु से। कौन सा धातु से हुई है मेरे भाई? तो बताएंगे सर यार चर धातु से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचाती है? संचार की प्रक्रिया तो बताएंगे सर शोर से बाधा पहुंचती है। ठीक, अगला है सर सांकेतिक संचार है। और जितना मैंने वीडियो आप लोगों को बताया है, एग्जाम हॉल घुसने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एग्ज़ाम हॉल घुसने से पहले सारा क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है। एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्तों कर लेना है, जितना मैंने आप लोगों को बताया अभी तक। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगी। मैंने जितना सारा क्वेश्चन आप लोगों को एक एक करके बताया है। अगला सर सांकेतिक संचार क्या है भाई? 24 पूछा गया, सॉरी 12 में। तो बताएंगे सर इशारे से बुलाना। सांकेतिक मतलब क्या? इशारा देना। जैसे प्यारा पहला प्यार होता है तो इशारा देते हैं। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है भाई। क्या है भाई? कोशिश समझने की, डिकोडिंग। क्या होता है? डिकोडिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया कि समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय जो शैली होती है ना वो हमारा उल्टा पिरामिड। क्या हो जाएगा सर? उल्टा पिरामिड। अगला है सर कि समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखक के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो 15 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगी मेरे भाई, याद रखेंगे पत्र लेखन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पत्र लेखन हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? देखिए मेरे भाई राइटर और ऑथर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को चिल्ला के बताते कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आएगा, मैंने पहले आप लोगों को कहा था, इसलिए याद रखना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है आपसे कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म आखिर कहाँ हुआ है? चलिए मेरे दोस्त कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो बता सकता है मेरे भाई कि हरिवंश राय बच्चन का आखिर जन्म कहाँ हुई है? तो चिल्ला के बताए थे मेरे भाई, हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ है। कब वहाँ हुआ है? इलाहाबाद में। पतंग कविता के रचनाकार कौन है? पतंग कविता जो है हमारा, इसका रचनाकार आखिर कौन है? तो बताएंगे सर आलोक धनवा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। कवि के अनुसार दूरदर्शन अपने स्वार्थवश क्या गलत कर रहा है? तो बताएंगे सर ये गलत जो काम कर रहा है ना वो अपाहिजों को अपमानित है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बी। अगला है सर गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन कहाँ पर हुआ है? तो बताएंगे सर ग्वालियर में। कहाँ पे मेरे भाई? याद रखना है ग्वालियर, स्वयंपुर ग्वालियर में। अगला है सर शमशेर बहादुर सिंह ने
जो हमारा शमशेर बहादुर सिंह है मेरे भाई, इसके बारे में पूछा गया, शमशेर बहादुर सिंह ने किसका संपादन किया है? तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगी मेरे भाई, याद रखना है, हिंदी उर्दू कोश का। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, 20 द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? मैंने जैसा अभी बताया कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ, लेकिन आप आपसे क्वेश्चन कर रही है कि आखिर कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। तो चलिए भाई, डेट हम सभी को पता होगा कि ये डेट मैंने बताया था आप लोगों को, जो थ्योरी पार्ट देखे होंगे, कि 1907 में इसका जन्म होती है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। प्रत्ययनशील मनुष्य को अपना लक्ष्य से क्या करना चाहिए? हमेशा दूर नहीं लगता है, याद रखना, दूर नहीं लगता है। प्रस्तुत कविता में पूलो शब्द का अर्थ क्या है? पूलो का शब्द का अर्थ क्या होती है? तो बताएंगे सर, बौछारें। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 18 की क्या हो जाएगी मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कवि कुंवर नारायण का जन्म किस राज्य में हुआ था? कवि कुंवर नारायण जो थे, इसका जन्म होती है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पाते हैं सर, कविता सहज स्वीकार्य है की भाषा कैसी है? कविता सहज स्वीकार्य की भाषा क्या है? साहित्य भाई। ऑप्शन नंबर हमारा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं सर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस राज्य में हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था बंगाल में। बादल राग कैसी रचना है? आपसे पूछा गया 22 में, बादल राग कैसी रचना है? मुक्त छंद। इन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। कविता में वर्णित कहू का अर्थ क्या है? 23 पूछा गया है, कविता का अर्थ जो है मेरे भाई, तो बताना है इसका कोई भी। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, शायर कैसे रोता है? जब हमारा 25 है, शायर रो रहा था भाई, आखिर कैसे? तो बताएंगे सर, अपने दर्द को छुपाकर रो रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, छोटा मेरा खेत कविता का रचनाकार कौन है? छोटा मेरा खेत कविता का रचनाकार कौन है? तो 26 का मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि छोटा मेरा खेत, याद रखना है मेरे भाई, भूलना नहीं है, पंत जी है। ठीक है, आइए अगला है सर, कुत्ते जाड़े से राख की ढेर में कैसे सो रहे थे? 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, शरीर को सिकुड़ कर। ठीक है, और पैसेज को अच्छी तरह से देखना है। 5 मार्क्स का संप्रेषण, 5 मार्क्स का पत्र लेखन, 5 मार्क्स का निबंध लेखन, 5 मार्क्स का, याद रखना है मेरे दोस्तों, आपके संपादक लेखन, फीचर लेखन से क्वेश्चन आएगी। जितना बताया था मैं उम्मीद करता हूं अगर कोई स्टूडेंट्स अगर ईमानदारी पूर्वक देख लिए हैं तो आपसे पेपर में इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए सर, चार्ली को किससे संघर्ष करना पड़ा? जो चार्ली है भाई, उनको संघर्ष करना पड़ता है जटिल परिस्थितियों से। सीरीज की डाली कैसी होती है? सीरीज की डाली पूरी तरह से मेरे भाई कमजोर होता है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह लोगों को एक पैसे से जोड़ देती है, याद रखना है। तो मेरे भाई, ये था हमारा क्लास। बेस्ट ऑफ लक, जाइए अच्छी तरह से एग्जाम दे। कॉपी को खाली छोड़कर नहीं आना है, खाली छोड़ेंगे मार्क्स में कमी होगी, इसलिए खाली छोड़कर नहीं आना है, चाहे जो भी हो जाए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।